नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी के द्वारा 27 जून 2024 को जारी किए गए एक नोटिफिकेशन के बारे में जो एमटीएस एग्जाम से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कब तक इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट किया जा सकता है, कब तक इससे रिलेटेड फीस जमा की जा सकती है, कब ये एग्ज़ाम लिया जाना है या दिया जाना है, और इस एग्ज़ाम में आने वाले सब्जेक्ट का क्या क्या सिलेबस होना है और उन सिलेबस की उस एबिलिटी की तैयारी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, ये पीडीएफ, ये जानकारी जो इस वीडियो में दी जा रही है या दी जाने वाली है, ये इस पीडीएफ पर आधारित है जो पीडीएफ डाउनलोड किया गया है ssc.government.in की वेबसाइट से। तो जो भी इस पीडीएफ में इंफॉर्मेशन है वही इंफॉर्मेशन आपको दी जानी है। आप इस पीडीएफ को खुद इस वेबसाइट से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम से रिलेटेड है वो ये इन्फॉर्मेशन है। देखिए, एमटीएस का जो एग्जाम होता है वो दो तरह की पोस्ट के लिए दिया जाता है। एक तो होती है नॉन टेक्निकल स्टाफ, एमटीएस नॉन टेक्निकल स्टाफ, और दूसरा होता है हवलदार। तो दोनों ही पोस्ट के लिए एक ही एग्जाम दिया जाना है, जिस एग्जाम के बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। इस इंफॉर्मेशन को मैं जूम आउट कर लेता हूं ताकि आपको बता सकूं कि किस डेट को या किस डेट तक कौन सी वाली एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। जैसे आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म जो सबमिट करना है वो 31 जुलाई तक, 27 जून 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जारी होने की डेट से ही 31 जुलाई 2024 तक आप अपने ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। जो लास्ट डेट होगी आपके ऑनलाइन फॉर्म के रिसिप्ट की, जो एसएससी आपके ऑनलाइन फॉर्म को रिसीव कर सकती है, वो लास्ट डेट है 31 जुलाई 2024। मतलब 31 जुलाई 2024 के बाद आपके ऑनलाइन फॉर्म को एसएससी रिसीव नहीं करेगी। अगर फीस पेमेंट की बात आती है तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है। 1 अगस्त 2024 तक आप फीस भी सबमिट कर सकते हैं। एक डेट आपको और दी गई है। जो डेट आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में किसी करेक्शन की जरूरत है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया और सबमिट करने के बाद आपको लगता है कि यहाँ पर किसी करेक्शन की ज़रूरत है, मैंने कोई गलती कर दी या मैंने जो फीस सबमिट की है उसमें मैंने कोई गलती कर दी है, तो आप इसके करेक्शन के लिए इस डेट को याद रखें। इस डेट को ही, इस स्पेसिफिक पीरियड में ही ये करेक्शन किया जा सकता है। 16 अगस्त 2024 से 17 अगस्त 2024 के बीच में ही आप अपने ऑनलाइन फॉर्म से रिलेटेड कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। ना तो 16 अगस्त से पहले कुछ कर सकते हैं, ना 17 अगस्त के बाद कुछ कर सकते हैं। तो इस डेट को ध्यान रखें। ये डेट आपके तब काम आएगी जब आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो जाए। अब इस एग्जाम जो आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, इस एग्जाम से रिलेटेड या इस फॉर्म से रिलेटेड जो एग्जाम, मतलब एमटीएस का एग्जाम जो लिया जाना है वो अक्टूबर नवंबर 2024 में लिया जाना है। कोई स्पेसिफिक 1 या 2 डेट आपको नहीं दी गई है। अक्टूबर या नवंबर के मंथ में, आने वाले अक्टूबर या नवंबर के मंथ में इस एग्जाम को लिया जाना है। तो आप इस मंथ को भी ध्यान रखें। अब ये फर्दर किसी डेट को स्पेसिफिक करने के लिए एक और नोटिफिकेशन एसएससी जारी करेगी। ठीक है। देखिए, जो आपका एमटीएस का एग्जाम होता है इसमें 2 तरह के टेस्ट होते हैं। पहला होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और दूसरा होता है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। ये पीईटी या फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी केवल उन स्टूडेंट्स को, उन कैंडिडेट को देना होता है जो हवलदार की पोस्ट के लिए एमटीएस का एग्जाम दे रहे हैं। अगर आप हवलदार की पोस्ट के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये वाला एग्जाम, दूसरा वाला एग्जाम देना होगा। लेकिन अगर आप नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए एमटीएस का फॉर्म भर रहे हैं तो केवल आपको एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि दोनों के लिए ही कॉमन है, ये वाला देना होगा। अब इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 90 क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। टोटल हो गए 270 मार्क्स। 2 सेशन इसमें होते हैं, सेशन 1 और सेशन 2। मतलब 90 क्वेश्चंस का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यही है एक टेस्ट। दूसरा तो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है, वो हवलदार की पोस्ट के लिए है। जो हवलदार की पोस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हो, जिनको लगता हो कि हाँ वो ये भी दे सकते हैं, तो वो इस दूसरे वाले टेस्ट में जाए। वरना तो नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए एक ही टेस्ट देना है 90 क्वेश्चंस का। 3 मार्क्स के होंगे, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। 270 मार्क्स टोटल हो गए। और इस 90 क्वेश्चन में भी आपको 2 सेशन दिए जाएंगे।
पहले सेशन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, दूसरे सेशन में 1 मार्क नेगेटिव का होगा। अब इन सेशंस के बारे में और इस एग्जाम के बारे में और थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जो आपका एक एग्जाम होना है कंप्यूटर बेस्ड, एक ही एग्जाम होना है, वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो है वो 2 सेशंस में होना है और दोनों ही सेशंस मैंडेटरी हैं अटेम्प्ट करने के लिए। किसी भी कैंडिडेट ने अगर दोनों में से कोई एक सेशन भी छोड़ दिया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जो सेशन 2 है उसमें उसमें एक नेगेटिव मार्किंग है और फर्स्ट सेशन में कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अब फर्स्ट सेशन क्या है, दूसरा सेशन क्या है, देख लेते हैं। देखिए सेशन फर्स्ट में आपका सामने खुलेगा न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी का पेपर और रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन। इन 2 सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने फर्स्ट सेशन में खुलेंगे। और फर्स्ट सेशन जब खुलेगा तो मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आपको दिए होंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ये होगा टोटल 60। उसी तरह से रीजनिंग के आपको 20 क्वेश्चन दिए होंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क का, ये हो गया आपके 60। टोटल ये 120 नंबर के क्वेश्चन आपको दिए होंगे जो आपको 45 मिनट में करने होंगे। यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत कर भी देते हैं तो आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, लेकिन गलत करने से नंबर तो कट जाएंगे, 120 में से पूर्णांक में से नंबर तो कम हो ही जाएंगे। और ये आपको करना होगा 45 मिनट में। इसको करने के बाद ही आपका दूसरा सेशन खुलेगा और दूसरा सेशन जब खुलेगा तो उसमें जनरल अवेयरनेस के और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस के होंगे 25 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज के भी 25 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 25 या 75, 25 या 75, मतलब 75 नंबर का आपको जनरल अवेयरनेस आनी है और 75 नंबर की आपको इंग्लिश आनी है। टोटल हो गए 150 नंबर के और ये भी आपको 45 मिनट में करना है। तो 45 मिनट में ये करने हैं 40 क्वेश्चन और 45 मिनट में ये वाले करने हैं 50 क्वेश्चन। यहाँ पर एक नेगेटिव मार्किंग है, मतलब जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस होंगे अगर उनको आपने गलत कर दिया तो क्वेश्चन के नंबर तो गए, एक नेगेटिव मार्किंग भी आपको मिलेगा गलत करने की वजह से। और मैथ के और रीजनिंग के अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो वहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आगे चल लेते हैं कि किस तरह का जो है सिलेबस यहाँ पर होना है। आप सबसे पहले अगर बात करें तो ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है, बेसिक सिलेबस है जो कि एसएससी के सारे ही एग्जाम से रिलेवेंट है। एसएससी के सारे एग्जाम में ही लगभग इसी तरह का सिलेबस आपसे पूछा जाता है, ये इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इंटीजर्स एंड होल नंबर, एलसीएम एचसीएफ आएगा, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, बोर्ड मास आ जाएगा, परसेंटेज, रेशियो पूछ लिया, वर्क एंड टाइम, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस, एवरेजेस, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एरिया एंड पेरीमीटर और बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर्स, डिस्टेंस एंड टाइम आ गया, लाइंस एंड एंगल्स आ गए, इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल डाटा एंड ग्राफ्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स etc। ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस हो गया। इसके बाद हम जानेंगे कि रीजनिंग के सिलेबस में क्या क्या हो सकता है। रीजनिंग का सिलेबस आपके सामने ये दिया है, सिलेबस को थोड़ा सा छोटा किया गया है, कम सिलेबस है। एसएससी के दूसरे एग्जाम में देखें तो काफ़ी तरह के क्वेश्चंस रीजनिंग से पूछे जाते हैं। पहला हो गया अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया, एनालॉजी हो गई, फॉलोइंग डायरेक्शंस, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस हो गए, जम्बलिंग हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिसिस हो गई, नॉन वर्बल रीजनिंग बेस्ड ऑन डायग्राम्स, एज कैलकुलेशंस, कैलेंडर एंड क्लॉक etc। अभी जो etc में लिख देते हैं ये वो स्कोप छोड़ देते हैं कि अगर इसके अलावा इसके बाहर भी कोई क्वेश्चन आ गया तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने सिलेबस में वो बताया नहीं था उसके बारे में। तो जो भी रीजनिंग आप एसएससी के सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वही रीजनिंग आपकी यहाँ पर काम आने वाली है, कुछ भी नया नहीं है। हम अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन इसको बोला जाता है। केवल ग्रामर का ये एग्जाम नहीं होता है, ये समझ का, उस लैंग्वेज को आप कितना समझते हैं उसका एग्जाम भी होना है। पहले जो किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके सामने, स्पॉट द एरर। कोई सेंटेंस आपको दिया होगा, उसको पार्ट्स में डिवाइड किया होगा, उसमें से किसी भी एक पार्ट में आपको एरर बताना होगा। वो पार्ट्स को डिवाइड कैसे भी कर सकते हैं, वो उनका अपना पैटर्न है। जो भी
टेंडर होगा, जो भी वेंडर होगा, वो जिस तरह का एग्जाम लेगा, वो जिस तरह का पैटर्न आपको देगा, वो आपको करना पड़ेगा। सिलेबस ये होगा, पैटर्न ये होगा, लेकिन क्वेश्चंस अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जैसे स्पोर्ट द एरर में एक सेंटेंस आपके सामने लिख दिया, यहाँ इस तरह से पार्ट में डिवाइड कर दिया, बताना है आपको कि कहाँ पर एरर होगी। थर्ड, आपको लगता है थर्ड पार्ट में एरर है, तो आपको ऑप्शन में थर्ड बता देना। और कई बार देखना, इस चीज का भी ध्यान रखना, वो क्या करते हैं, थर्ड ऑप्शन को पहले नंबर पे लिख देते हैं, ए, बी पे लिख देंगे वो 4, सी पे लिख देंगे वो फर्स्ट, डी पे लिख देंगे वो सेकंड। तो आप ए बी सी थर्ड इसे ना समझ लें, थर्ड ये है, तो आपको ए ऑप्शन, एरर थर्ड में है लेकिन थर्ड ऑप्शन कहाँ दिया है, ए पर, तो इस वाले ए को सिलेक्ट करना है, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह की चीजें भी ध्यान रखना, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए की जाती हैं। कई बार जो है एक सेंटेंस को लिखकर इस तरह से पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जाता, ऑप्शन में दे दिए जाते हैं। मतलब एक ही स्टेटमेंट को, एक ही सेंटेंस को 4 ऑप्शन में लिख के दे दिया, यहाँ पर कुछ लिखा है, यहाँ पर कुछ लिखा है, यहाँ पर कुछ लिखा है, यहाँ पर कुछ लिखा है। चारों में से बताओ कौन से वाले पार्ट में एरर है। आपको लगता है सेकंड वाले पार्ट में एरर है, तो इसको सिलेक्ट कर देंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन हो और आंसर में फिर उसी तरीके से जो सेकंड वाला पार्ट है ये सी नंबर पर दिया हो, तो जो सी जहां पर सेकंड नंबर दिया है, सी वाले पार्ट में आप उसको ही चूज करेंगे। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आ गए। आपको एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें से आपको देखकर बताना है, ऑप्शंस में से आपको देखकर बताना है कि इस सेंटेंस में, इस ब्लैंक में क्या फिल किया जाना है। स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट तो हम हमारे जो है रेगुलर सेशंस में आपको करवा ही रहे हैं। उसी तरीके से जो है आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, आप निश्चित ही चुने जाएंगे अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो। सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ये आपको प्रीवियस ईयर की वोकैबुलरी का एक तरीके से रट्टा ही मारना है, लेकिन रट्टा भी आप समझ के मारे, शब्दों के मीनिंग को जानने के साथ साथ ये भी समझे कि उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाना है। ये जो एबिलिटी है आपको कि शब्दों को किस तरह से, किस डोमेन में, किस कंटेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाना है, क्या इसके साथ प्रीपोजिशन आनी है, ये एबिलिटी, ये समझ, ये अंडरस्टैंडिंग आपको दूसरे सेशंस में भी हेल्प करती है। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में कोई ऐसा वर्ड आ गया जो कि आपकी वोकैबुलरी से है, तो आपको पता होगा कि कौन सा प्रीपोजिशन इसके साथ आता है, वहां पर वो हेल्प हो सकती है आपकी कि किस वर्ड को यहाँ पर इस ब्लैंक में फिल करना है। स्पेलिंग एंड डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ट वर्ड, मिस स्पेल्ट वर्ड आपको दिए जाएंगे एक सेंटेंस में, एक सेंटेंस आपको लिख कर दे दिया जाएगा, उस सेंटेंस में से कोई एक वर्ड, उस पूरे स्टेटमेंट में कोई एक वर्ड मिस स्पेल्ट हो सकता है। उस मिस स्पेल्ट वर्ड को आपको बताना है कि ये मिस स्पेल्ट वर्ड है। स्पेलिंग की जहां पर बात आ सकती है, 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 4 ऑप्शन आपको दिए हो, चारों में से किसी एक की स्पेलिंग गलत हो या चारों में से किसी एक की स्पेलिंग सही हो, तो वो आपको डिटेक्ट करके बतानी है। इडियम एंड फ्रेजेस, ये भी जो है प्रीवियस ईयर की वोकैब से आप इसको याद कर लेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी प्रीवियस ईयर की वोकैब का ही पार्ट है। प्रीवियस ईयर की वोकैबुलरी से आ गया आपके सिनोनियम, एंटोनियम और इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। स्पेलिंग भी जो है ऐसे वर्ड्स आपको दिए जाते हैं जो प्रीवियस ईयर से ही आए हो, तो प्रीवियस यहाँ पर वोकैबुलरी का काफी अच्छा जो है कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। इसके बाद आते हैं इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस को आप ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग के आधार पर कर सकते हैं, आप वोकैबुलरी के आधार पर कर सकते हैं, आपकी बेसिक समझ भी काम आ सकती है। सेंटेंस आपको दिया होगा, आपसे पूछा जाएगा कि किस पार्ट में इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो इम्प्रूवमेंट होना है वो क्या इम्प्रूवमेंट होना है, इस तरह की स्ट्रक्चर को प्रीफर ना करके हम किस तरह की स्ट्रक्चर को प्रीफर करेंगे। तो 2 तरीके से इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस आ सकते हैं। पहली बात तो ये कि आपसे पूछा जाए कि इम्प्रूवमेंट कहाँ होना है, दूसरा ये कि इम्प्रूवमेंट जो होना है वो कहाँ पर और कौन सा वाला इम्प्रूवमेंट होना है, क्या इसकी इम्प्रूव्ड स्ट्रक्चर होगी। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज के लिए मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को कहते हुए आया हूं कि जितनी भी ट्रिक्स आपको बताई जाती हैं वो आपकी हेल्प नहीं करेंगी। कहीं पर हो सकता है वो एक आध किसी पैसेज में आपकी हेल्प कर दें, लेकिन अगर कॉम्प्रीहेंशन पैकेज को आप 100% एक्यूरेसी के साथ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको तैयार करनी पड़ेंगी अपनी रीडिंग स्किल्स। तो आज से ही, अभी से ही कोई किताब उठा लीजिए, अपनी एनसीईआरटी की किताब हो जिसके पास इंग्लिश में लिखी वो उठा लें,
जिसके घर में कोई भी किताब हो, चाहे नोवेल की किताब हो, चाहे कोई स्टोरी हो, चाहे वो कोई कहानी हो, लेकिन किसी नोवेल या किसी स्टोरी को पढ़ने से अच्छा है एनसीईआरटी की किताबें पढ़ ली जाएं, जो कि आपकी जीके भी इम्प्रूव करेंगी। तो आप इन किताबों को खरीद लीजिए, उठा लीजिए और आज से ही पढ़ना स्टार्ट कीजिए। 1-2 महीने 3 महीने में भी आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी। रीडिंग स्किल्स ही आपकी हेल्प कर सकती हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को 100% एक्यूरेसी के साथ करने में। इसके अलावा जो भी ट्रिक्स आपको बताई जाती हैं वो आपको धोखा देने वाली बात हुई, आपको वो मीठी गोली देने वाली बात हुई। मीठी गोली दे दो, उस टाइम पे खाने में अच्छी लगेगी, बाद में उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो देने वाले को थोड़ी झेलने हैं, वो तो लेने वाले को झेलने होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का जो है इंग्लिश का सिलेबस होना है। क्लोज टेस्ट आपके एग्जाम में नहीं आना है, यहाँ पर कहीं पर नहीं लिखा हुआ है क्लोज टेस्ट है। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा ये दिमाग लगाएं, ये मैं वो बता रहा हूं कि जब कोई एग्जामिनर या कोई वेंडर ज्यादा दिमाग लगा देता है तो ऐसा हो सकता है कि फिल इन द ब्लैंक्स कोई 2-3 स्टेटमेंट में दे दिया, 2 अलग अलग फिल इन द ब्लैंक्स ना देके एक ही पैसेज दे दिया और उसमें 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस दे दिए और हर सेंटेंस में जो है इस ब्लैंक को फिल करना है। तो क्लोज टेस्ट का स्कोप एक यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरह से भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके वही ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स आपकी हेल्प करेंगे। PQRS का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं आया है, पैरा जंबल्स PQRS का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। और एक्टिव पैसिव का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है। एक्टिव पैसिव इस एग्जाम में और डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव इस एग्जाम में नहीं पूछे जाने वाले हैं। क्लोज टेस्ट भी इस एग्जाम में नहीं आना है। एक पॉसिबिलिटी मैं ये बता रहा हूं कि एग्जामिनर फिल इन द ब्लैंक्स को ही इस तरीके से अरेंज करके दे कि वो एक आपको क्लोज टेस्ट जैसा लगे। क्लोज टेस्ट क्या है, ब्लैंक्स को ही तो फिल करना होता है, तो क्लोज टेस्ट भी फिल इन द ब्लैंक्स के दायरे में आ जाता है एक तरीके से। ये आपका इंग्लिश का सिलेबस होना है। हमारे जो सेशंस हम करा रहे हैं वो ग्रामर के सेशन चल रहे हैं, उसके साथ साथ आप वोकैबुलरी को खुद अपनी ओर से ही लेके चलें। फिल इन द ब्लैंक जो हम आजकल करा रहे हैं उसमें वोकैबुलरी का बहुत बड़ा पार्ट है, आप उन सेशंस को देखें। निश्चित तौर पर ये आपको समझ में आएगा कि शब्दों को किस तरह से इस्तेमाल करना होता है किसी भी दिए गए सेंटेंस में। इसके बाद चल लेते हैं, इसके बाद बात की गई है जीके के सिलेबस पर। अब देखिए जीके का जो सिलेबस है उसका दायरा बहुत बड़ा होता है। जो जनरल अवेयरनेस की बात होती है, जनरल अवेयरनेस में तो यूनिवर्स की सारी ही चीजें, दुनिया की सारी ही चीजें आ जाती हैं, वो कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं। फिर भी इन्होंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है कि कैंडिडेट की जनरल अवेयरनेस को पूछा जाना है जो कि उसके चारों तरफ का एनवायरनमेंट है। मेरे चारों तरफ का एनवायरनमेंट तो कहीं तक भी हो सकता है, पूरे यूनिवर्स को एक तरीके से मैं अपने चारों तरफ का एनवायरनमेंट कह सकता हूँ। फिर भी अगर मैं इसको लिमिटेड स्कोप में सोचूं तो मैं मेरे गांव, शहर, दुनियादारी के बारे में जानता हूं या नहीं जानता हूं, इसके बारे में जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन ली जानी है। और इसकी एप्लीकेशन क्या है सोसाइटी के लिए, मतलब जो भी जनरल अवेयरनेस की चीज़ें, जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी उसकी सोसाइटी में एप्लीकेशन क्या है, इस पर भी जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद आ गया करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स या वो मैटर जो एवरीडे मैटर्स हो, जो आजकल चल रहे हो, इन चीज़ों पर ध्यान रखना। न्यूज़ वगैरह सुनते रहो। न्यूज़ वगैरह सुनने से कुछ नहीं होगा, वो तो पता नहीं क्या ही बताते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ लो या करंट अफेयर्स की कोई किताब ले लो। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है इंडिया और उसके पड़ोसी देशों के बारे में, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया, भारत के पड़ोसी देश क्या है और भारत क्या है, उनके बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। उन देशों में क्या चल रहा है ये आपको पता होना चाहिए। और किस फील्ड से पूछे जाएंगे, इंडिया और उसके पड़ोसी देशों के बारे में जो पूछा जाना है, जो इन्फॉर्मेशन आपसे ली जानी है एग्जाम में, वो किस फील्ड से रिलेटेड, किस डोमेन से रिलेटेड हो सकती है, उसका भी जो है इन्होंने थोड़ा सा एक स्कोप दिया है। स्पोर्ट्स से पूछी जा सकती है, हिस्ट्री से, कल्चर से पूछी जा सकती है। बांग्लादेश के कल्चर में कुछ होता है, वहां से कुछ पूछ लिया। श्रीलंका की ज्योग्राफी के बारे में कोई सवाल कर लिया, ठीक है। किसी देश का इकोनॉमिक सीन पूछ लिया कि उसकी अर्थव्यवस्था में ये रूल आया था, ये ऑर्डर, ये लो हुआ था, या ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, तो इसका क्या मतलब है, इस टाइप का इकोनॉमिक सेंस से कुछ मतलब पूछ लिया। जनरल पॉलिटिक्स में वहाँ क्या चल रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक
राइट्स हैं, जो बेसिक बेसिक आर्टिकल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। साइंटिफिक रिसर्च के बारे में आपको पूछा जा सकता है। स्टैटिक जीके में तो फिर पूरी जीके आ गई, ठीक है, जो स्टैटिक नेचर की है। और ईटीसी लिखकर ये दायरे को जो है आपके हाथ से बाहर कर देते हैं। तो ठीक है, इस तरह का आपका जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने हैं। इसके अलावा ये लास्ट जो है एग्जाम डेट जो है इन्होंने कोई अभी तक नहीं बताई है, लेकिन अक्टूबर और नवंबर में इस एग्जाम के होने की बात की गई है। अक्टूबर और नवंबर में ही कोई डेट आएगी, जिस डेट को फर्दर नोटिफिकेशन में आपको बता दिया जाएगा। तो आप इस एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं, अपनी तैयारी को एक टच देने के लिए सारी चीज़ों को रिवाइज कर लें। और हम बात कर रहे हैं आजकल ग्रामर में एसएससी में आए हुए सभी तरह के क्वेश्चंस पर, तो हमारे सेशंस को देखते रहें। आपको निश्चित तौर पर ये अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना होता है। इस सेशन में इतना ही, धन्यवाद।